और 2011 से मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, मतलब जब मैं फर्स्ट ईयर में था तब से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो इसका मतलब कि 10 साल पढ़ाते हुए हो गया, तो काफ़ी एक्सपीरियंस भी है। ये जो एक बैच हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सुपर स्टार बैच, जिसके बारे में आपको पता ही होगा थोड़ी बहुत चीज़ें। तो इसमें क्या हम नई चीज़ें करने जा रहे हैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। क्या-क्या चीज़ें हम चेंज करने जा रहे हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि अभी तक जो लास्ट ईयर तक चल रहा था वो था इंडिविजुअल का एक कॉन्सेप्ट चलता था। जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया तो केवल बायो पढ़ाना स्टार्ट किया। बायो में ये था कि बच्चे अच्छा स्कोर करते थे। अभी एक बच्चा आया है कहाँ से है बेटा? हरियाणा से बच्चा आया, सुबह 4 बजे आया है, तब से बैठा हुआ इंतज़ार कर रहा है। बायो में इसका 325 नंबर आया है, लेकिन टोटल स्कोर 465 है। तो मतलब ये इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है? कई सारे बच्चे बिहार से आ रहे हैं, तो मतलब बायो में अगर बच्चा इतना अच्छा कर रहा है, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में उतना कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा उसको? ये भी तो हमें समझना पड़ेगा। तो अभी इस लॉकडाउन में ये चीज़ें समझ में आई कि दिक्कत कहाँ पर है, बच्चा क्यों नहीं कर पा रहा है। तो जिस तरीके से बायो में इतना कॉन्फिडेंट आप रहते हैं कि कैसा भी पेपर आ जाए 80 सवाल तो आप कर ही लोगे, 90 में से, होता नहीं कॉन्फिडेंस? तो ऐसा ही केमिस्ट्री में भी होना चाहिए कि कैसा पेपर आए 45 में से हम 40 सवाल कर लेंगे, या फिजिक्स में से 45 में से 45 क्वेश्चन हम कर ही लेंगे। कई बार ऐसा पेपर आ जाता है कि 45 नंबर तक नहीं आते हैं, या 40 नंबर तक नहीं आते हैं। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनके फिजिक्स में उसका 40 नंबर भी ना आए हों, है कि नहीं ऐसा? तो ऐसा क्यों है? इसका रीज़न क्या है? ये हम लोग जब खोजना शुरू किए तो पता चला कि एक जो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर है ना, वो ये है कि जो बच्चा है ना, वो तीनों चीज़ों पे बराबर फ़ोकस नहीं करता है। उसका एक रीज़न ये भी कि यहाँ पे इंडिविजुअल में घूमता रह जाता है। यहाँ पे पढ़ा एक जगह पर, फिर केमिस्ट्री पढ़ा, एक जगह पर फिजिक्स पढ़ा। तो और कभी हम टेस्ट में उसका पता ही नहीं लगा पाते हैं कि उसका एक्चुअल स्कोर क्या है। बायो में पढ़ाता था, तो बायो में मैंने टेस्ट लिया, आपने बहुत अच्छा स्कोर किया, मुझे लगा कि अरे वाह! पढ़ने में तो बहुत अच्छे हैं। आप 360 में से 340 लेके आ रहे हैं, लेकिन फिजिक्स में मुझे पता ही कभी नहीं चल पाया कि आपका एक्चुअल स्कोर क्या है, आप कहाँ पर स्टे कर रहे हैं, कहाँ पर आपके अंदर कमियाँ हैं, कहाँ पर आप अच्छा बेहतर कर रहे हैं। तो इसीलिए अब जो क्लासेस आपकी हैं वो कंबाइंड क्लासेस हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। अब जैसे मान लीजिए कि बायो बहुत अच्छा आपका है, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री में जो आपकी कमियाँ हैं, उन कमियों पे भी हम फोकस करेंगे। बैच छोटे इसीलिए किए जा रहे हैं। अभी तक अगर आप कभी मुझसे पढ़े होगे तो आप जानते हो कि कितनी बड़ी क्लासेस हुआ करती थी। एक क्लास में 500 बच्चा बैठता था, 450-500 पढ़ा के और काम खत्म हो गया। तो कभी हम उस तरीके से मतलब मतलब ये हम लोगों की भी कमी थी, टीचर्स की भी कमी थी कि हम कभी उस तरीके से काम नहीं, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जितना आपसे जुड़ाव होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया। वॉइस नहीं आ रही है? माइक में नहीं आ रही है? तो अब इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हम लोग कुछ चेंजेस कर रहे हैं ना, तो क्या-क्या चेंजेस हैं पहले वो मैं आपको बताता हूँ कि सारे बच्चे भी कितने बच्चे ऐसे हैं जो लखनऊ में कभी तैयारी कर चुके हैं? अच्छा, और कितने बच्चे ऐसे हैं जो लखनऊ से बाहर कहीं पे तैयारी कर चुके हैं? कोचिंग तो सभी ने कहीं न कहीं किया ही है ना? हाँ? सभी बच्चे कोचिंग कर चुके हैं ना कहीं न कहीं? ओके, आपने नहीं किया है, सेल्फ किया था। ऑनलाइन मतलब कोचिंग तो किया ही है ना? ऑनलाइन, ऑफलाइन कहीं क्लास तो किया ही है ना? ओके, तो पहले थोड़ी चीज़ें मैं जानना चाहूँगा स्कोर के बारे में कि आपका स्कोर क्या रहा इस बार नीट में? चलो बताओ, ऐसे ही बैठे-बैठे ही बता दो। 445, 455, 403, 400, 490, 450, 550, 465, 497, 500। इधर से बेटा 540, 500। आप तो मिले थे ना? 450, 460, 460, 474, 572, 390, 430, 409, ठीक है, 423, 438, 400, 390, 213,
400, 400, 500, ठीक है। तो अभी तक का जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि आपकी जो क्लासेस चलती थी वो अल्टरनेट चलती थी। जैसे आज आपने बायो पढ़ा, उसके बाद एक दिन छोड़ के फिर बायो आपने पढ़ा, फिर एक दिन छोड़ के बायो आपने पढ़ा। इसी तरह से केमिस्ट्री और फिजिक्स की क्लासेस चला करती थी लास्ट ईयर तक। मैं भी ऐसे ही पढ़ाता था कि हफ्ते में 3 दिन आप आते थे। एक दिन जब आप आए तो आपको 2.5 घंटे पढ़ा दिया गया, फिर उसके बाद अब एक दिन छोड़ के फिर आप आए, फिर 2.5 घंटे हो गई क्लास। इस तरीके से एक हफ्ते में 3 क्लास होती थी। वॉल्यूम थोड़ा सही करो, वॉल्यूम सही करो इसका। तो अगर आप देखें तो 3 क्लास आपकी होती थी और 3 क्लास में टोटल जो टाइम देते थे आपको कितना हो गया, 7.5 घंटे। लेकिन 2.5 घंटे एक्चुअल क्लास 10-15 मिनट कम ही रहता था, ज्यादा नहीं चलता था। तो अगर आप एवरेज देखें तो करीब 7.5 घंटे की टाइमिंग आपको मिलती थी बायो के लिए। ऐसी 7.5 घंटे फिजिक्स, 7.5 घंटे केमिस्ट्री, इस तरीके से पढ़ाई होती थी। अभी हम क्या कर रहे हैं कि अभी जो आपकी क्लासेस हैं वो डेली बेसिस पर चलेंगे, मंडे टू सैटरडे। संडे का टाइम हमने रखा है टेस्ट के लिए कि जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उसका टेस्ट होगा। तो अभी आपकी जो क्लासेस हैं वो चलेंगी मंडे टू सैटरडे। टाइमिंग जो होगी आपकी ये होगी सुबह 9 बजे से लेकर 2:30 बजे तक, ये टाइमिंग होगी। अब क्लासेस का कैसा शेड्यूल होगा, जैसे मान लीजिए क्लास आपकी हो रही है बायो, जैसे आज आपकी क्लास बायो की स्टार्ट हुई पहली क्लास, तो 9 बजे से आपकी क्लास स्टार्ट होगी और ये टाइमिंग होगी 9 से लेकर 10:30 बजे तक। यानी टोटल टाइम कितना हो गया, 1.5 घंटे का। और ये क्लास डेली बेसिस पर आपकी चलेगी मंडे टू सैटरडे। यानी अगर 1.5 घंटे आप रोज पढ़ते हैं और 6 दिन पढ़ते हैं तो आपका टोटल टाइम कितना हो गया, 9 घंटे। इतनी बात समझ में आ रही है? यानी अभी तक जो हमारी पढ़ाई थी, 2.5 घंटे की हम 3 क्लास एक हफ्ते में करते थे, 7.5 घंटे इफेक्टिव टाइम आता था। अभी 9 घंटे का इफेक्टिव टाइम आपका आ रहा है। इसका एक फायदा यह है कि आपको कभी एक्स्ट्रा क्लास की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो कि एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी था। अगर हम कभी कोई क्लास चाहते थे आपकी तो आप कहते थे फिजिक्स की एक्स्ट्रा क्लास लगी या केमिस्ट्री की लगी हुई, तो उस वजह से हम उन टॉपिक को कभी तैयार ही नहीं कर पाए जिन टॉपिक में हम कमजोर हुआ करते थे। तो वो सब चीजें यहाँ पर सही हो जाएंगी, कभी आपको कोई एक्स्ट्रा क्लास की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद 10:30 बजे से लेकर 11 बजे का जो टाइम होगा ये होगा डाउट सेशन। बायो पढ़ाने के बाद बाहर मैं आपको मिलूंगा, यहाँ पर आप जो भी आपके डाउट है उन डाउट को पूछ सकते हैं, है ना। तो ऐसे ही हर क्लास के बाद में एक आधा घंटे का डाउट सेशन होगा। दूसरी क्लास जैसे मान लेते हैं कि सेकंड की केमिस्ट्री की हो गई, ये क्लास आपकी हो जाएगी 11 बजे से लेकर 12:30 बजे तक। यानी 1.5 घंटे की क्लास आपकी हो जाएगी। ये भी हफ्ते में 6 दिन चलेगी, यानी 9 घंटे का ड्यूरेशन टोटल हो जाएगा। 12:30 बजे से लेकर 1 बजे तक ये आपका डाउट सेशन फिर से एक हो जाएगा। अब जो केमिस्ट्री के आपके डाउट हैं वो इस ड्यूरेशन में आप पूछ सकते हैं, मतलब बाद में पूछ सकते हैं, लेकिन ये आधे घंटे का बफर टाइम रखा गया डेली बेसिस पर। हो सकता है कि बायो की क्लास चल की जगह पर 10:45 तक चल जाए, ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए बफर टाइम आधे घंटे का रखा गया है कि 12:30 कोई ऐसा टॉपिक है जिसकी वजह से क्लास हो सकता है कि 1 बजे चल जाए, की बजाय 2 घंटे हो सकता है क्लास, इसीलिए आधे घंटे की ड्यूरेशन बीच में रखी गई है। फिर तीसरी क्लास आपकी हो जाएगी फिजिक्स, और ये क्लास आपकी 1 बजे से लेकर 2:30 बजे तक हो जाएगी। ये क्लास भी आपकी कितनी हो गई, 1.5 घंटे। 6 क्लास होंगी, टोटल आपका हो गया 9 घंटे। इसके बाद 2:30 बजे के बाद अगर आप चाहें तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मतलब ये डाउट सेशन एक रहेगा यहाँ पर। 2:30 बजे के बाद एक डाउट सेशन। तो इस तरीके से आपकी क्लासेस चलेंगी। लेकिन ये जो बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स है ये सीक्वेंस फिक्स नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि सुबह 9 बजे सुबह 9 की भी क्लास स्टार्ट हो सकती है। ठीक, ये भी चेंज कर रहे हैं, वरना
होता है कि चलो क्लास है और बायो में ये टॉपिक पास नहीं करते हैं, तो आप ये सोच के आज नहीं आए सुबह और सुबह तक आ दिया गया, है ना? तो ये चेंज करना है, जिस तरह का था हमें चेंज करनी है। फिर अभी जैसे बच्चा आया मिलने के लिए, बायो के लिए हम आए थे कि बायो बच्चा आपसे पढ़ा ऑनलाइन और 325 नंबर इसके आए, तो हम ये देखना चाहते हैं कि क्या फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी ऐसा ही होगा, तो हमने कहा उससे बेहतर ही मिलेगा, उसी उसी के लिए हम इतना काम कर रहे हैं। सोचिए कि हमने कर उसके नुकसान भी हुए, क्योंकि बायो में अकेले करीब 2200 बच्चा पढ़ता था, तो 2200 को अगर आप 25 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना पैसा आता था। तो अगर हम इतना सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ मतलब तो होगा ही, नहीं है? मतलब कुछ हम बड़ा प्लान कर रहे हैं तभी तो इतने सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं, वरना बच्चा कहता कि सर मुझे बायो पढ़ना, मैंने कहा बायो नहीं पढ़ा सकता, बच्चा कहता नहीं सर बायो पढ़ना ही, तुम कहते ठीक है आ जाओ पढ़ने। जैसे इस बैच में मुझसे बच्चा कहे कि सर मुझे बायो ही पढ़ना, तो मैं मना नहीं करूंगा, मैं कहूंगा ठीक आ जाना बायो, कितने बजे आओगे पढ़ने? तो कहेगा सर 9 बजे आएंगे, मैंने कहा ठीक है, उसके लिए भी एग्री कर दिया, ठीक 9 बजे आना। जब 9 बजे आएगा तो बोला केमिस्ट्री क्लास चल रही है उसकी, तो कैसे कर पाओगे आप? तो चेंज इसीलिए तो किया जा रहा है ताकि कुछ बेहतर हम कर पाए। अब यहाँ पर बायो का सिलेबस मान लीजिए अच्छा चल रहा है, फिजिक्स का सिलेबस पीछे चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, फिजिक्स की 2 क्लास एक दिन में हो जाएंगी, इसमें हम मैनेज कर सकते हैं। केमिस्ट्री का सिलेबस पीछे, तो केमिस्ट्री की 2 क्लास हो सकती है, किसी टीचर की तबीयत खराब हो गई तो उसकी जगह पर दूसरी कोई सब्जेक्ट की क्लास हो सकती है, ये सब हम मैनेज कर सकते हैं। आप केवल बायो पढ़ते हो तो हम कभी आपको असेस ही नहीं कर पाएंगे कि आप कितने पानी में हैं, कितनी चीजें आपको आती हैं, कितनी चीजें आपको नहीं आती हैं। ये तो सब्जेक्ट की बात हो गई। अब एक कॉन्सेप्ट और हम लोगों ने इस बार स्टार्ट किया, जीरो फिजिक्स का, क्योंकि सबसे बड़ी जो तकलीफ है नीट के बच्चे के लिए वो है फिजिक्स है। और फिजिक्स में दिक्कत इसलिए क्योंकि फिजिक्स में हमें पहले से इतना डर बना हुआ है, तो इसके लिए क्लास और हम स्टार्ट कर रहे हैं, जीरो फिजिक्स। जीरो फिजिक्स, जीरो फिजिक्स क्या है, इसमें एक तो हम काम करेंगे मैथमेटिक्स के ऊपर, क्योंकि समस्या आपके सामने है मैथमेटिक्स की। ज्यादातर बच्चों की दिक्कत फिजिक्स नहीं होती है, ज्यादातर बच्चों की समस्या मैथमेटिक्स होती है। तो मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है उसको हम इस जीरो फिजिक्स में कवर करेंगे। इसकी एक क्लास 8 बजे से सुबह 9 बजे तक होगी, और ये मैंडेटरी नहीं होगा कि आप करें, ये ऑप्शनल क्लास होगी, आप करना चाहे तो कर सकते हैं, ना करना चाहे तो ना करें, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आपको लगता है कि ये क्लास आपके लिए जरूरी करना चाहिए तो आप करिए इसको, और आपको लगता है कि क्लास नहीं करनी चाहिए तो ना करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये हम बाकी बैचेस में भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और जितने बच्चे, जैसे अभी बैच नंबर 2 है, बैच नंबर 2 में 192 बच्चे हैं, तो 192 बच्चे जो ये सारी क्लास करते हैं वो सुबह 8 बजे आ जाते हैं इस क्लास को करने के लिए भी, इसका मतलब उनको इसमें मजा आ रहा है। दूसरा, इसमें एक काम और हम कर रहे हैं, मिसलेनियस क्वेश्चन, मिसलेनियस प्रॉब्लम। मतलब आप सोचिए फिजिक्स में बिना कुछ पढ़ाए हुए आपको ऑप्टिक्स का सवाल पूछा जाए तो आपका दिमाग काम करेगा? नहीं करेगा ना। आप सोच ही नहीं सकते। बायो में तो मैं कहीं से पूछ लूं, एक सवाल ह्यूमन फिजियो का पूछ लूं, एक प्लांट फिजियो का पूछ लूं, एक ह्यूमन वेलफेयर का, एक इकोलॉजी का, एक जेनेटिक्स का, आप बता सकते हो थोड़ी बहुत चीजें। लेकिन आप सोचो कि फिजिक्स में एक सवाल अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक का पूछ लिया जाए और पढ़ाया कुछ नहीं गया फिजिक्स में, तो आपको लगेगा कि ये कैसे होगा, लेकिन उसमें भी आप आंसर कर पाओगे। यही जीरो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है कि आपके अंदर जो डर है, इस डर को खत्म करना कि फिजिक्स बहुत कठिन है। जब आप बिना पढ़ाए हुए क्वेश्चन लगो ना, कि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ाया नहीं गया, मैग्नेट पढ़ाया नहीं गया, लेकिन आप सवाल बताने लगो, उसके आंसर आप करने लगो, तब मजा आएगा आपको। तो ये एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं जीरो फिजिक्स वाला, 8 से 9 क्लास चल रही है डेली बेसिस पर, और बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, बच्चों को मजा आने लगा। मतलब बच्चे, अगर उनसे आप पूछे साइन 150 की वैल्यू कितनी होगी, आप बताइए साइन 150 की वैल्यू क्या है? अब अगर ये वो बैच होता जो बच्चे कर रहे हैं ना, फ्रेशर वाले, जो इंटर पास करके अब तक पूरी क्लास चिल्ला चुकी होती, ये साइन 150 की वैल्यू कितनी है, ये कॉन्फिडेंस उनके अंदर आ चुका है केवल 20 दिन में। तो हमें बस इसी डर को ओवरकम करना है। समस्या ये कि हमें डर लगता है कि फिजिक्स में क्या होगा, हम फिजिक्स में कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, बस इस डर को खत्म करना है। तो जीरो फिजिक्स बस ये डर खत्म करने के लिए कि फिजिक्स कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है, जितना हम बायो में कर सकते हैं, केमिस्ट्री में कर सकते हैं, उतना ही हम फिजिक्स में भी कर सकते हैं। तो एक तो मैंने आपको बता दिया कि क्लासेस का शेड्यूल किस तरीके से रहेगा, डेली बेसिस पर आपको आना है,
अभी जो टेस्ट का हम लोगों ने प्लान किया वो अल्टरनेट संडे को किया, लेकिन कल मैंने वीडियो में भी आपको बताया था कि ये हर संडे को भी हम कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहेंगे कि हर संडे को वीकली आपके टेस्ट हो तो वीकली टेस्ट आपके हुआ करेंगे। अल्टरनेट संडे शुरुआत में भी हम करेंगे, जब तक सिलेबस थोड़ा सा कंप्लीट नहीं होगा, उसके बाद हम वीकली टेस्ट आपके कर देंगे। तो यानी आपको आना तो हर दिन है, पूरे 7 डेज आपको आना है। अब यहां पर दूसरी चीज ये है कि सिलेबस को किस तरीके से हम लेके चलें। एक तो तरीका ये है कि मतलब जैसे फ्रेशर्स बैचेज जो हैं, फ्रेशर बैच में जो बच्चा है वो 12th पढ़ के आया है, तो उसके लिए जो तरीका है बहुत स्लो चलता है। तो अगर उतना स्लो आपको पढ़ाएगा तो मजा भी नहीं आएगा, है ना। तो थोड़ा सा आपके लिए स्पीड रहनी चाहिए। लेकिन हम लोगों ने ये सोचा कि सिलेबस में कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर करें, मतलब पढ़ाएं हर एक चीज, लेकिन थोड़ा सा स्पीड में पढ़ाएं। और आप लोगों के फीडबैक मिलेंगे तो उस हिसाब से हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। आप लोग अगर कुछ फीडबैक देना चाहें तो उसके बारे में भी आप बता सकते हैं कि क्या करना चाहिए, अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया उससे बेहतर। मतलब हम लोगों ने तो सोच रखा है कि सिलेबस में हम लोग कंप्लीट करेंगे सब कुछ, कंप्लीट थ्योरी प्लस कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन। मतलब हम ऐसा कुछ नहीं करके पढ़ेंगे कि ये चीज इंपॉर्टेंट है इसको पढ़ लेते हैं। आप इस बार का एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, नीट 2021 में क्या हुआ। अभी तक हम ये मान के चलते थे पिछले करीब 8 साल के ट्रेंड को, 2013 से 2020 तक का जो ट्रेंड था 8 साल का, उस ट्रेंड में ये था कि सबसे ज्यादा जो सवाल आते थे वो ह्यूमन फिजियो से आते थे, सभी को पता है। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन से आते थे। ह्यूमन फिजियो सबसे बड़ी यूनिट है, 7 चैप्टर, पता है आपको ना। ह्यूमन फिजियोलॉजी में टोटल 7 चैप्टर हैं। करीब करीब 15 से लेकर 18 सवाल आपके नीट में आ जाते थे हर साल। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन से करीब 15 सवाल आ जाते थे आपके नीट में हर साल। इस बार ह्यूमन फिजियोलॉजी से कितने सवाल आए? 10 सवाल आए हैं। बायोटेक एक यूनिट छोटी सी है, सबसे छोटी यूनिट एनसीईआरटी की है बायोटेक, पता है आपको। 2 चैप्टर हैं केवल, 4 सवाल आते थे, इस बार सवाल कितने आए? 12 सवाल आ गए इस बार। तो ये जो आखिरी टाइम में बच्चा छटपटाने लगता है ना कि सर इंपॉर्टेंट बता दीजिए, इंपॉर्टेंट बता दीजिए, क्या पढ़ लें। और यूट्यूब पे तमाम सारी वीडियोस भी आ जाते हैं कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसको पढ़ लो, तो ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें पढ़ना हर चीज पड़ेगी। इस बार बायोटेक में ऐसे ऐसे सवाल उसने पूछे हैं ना जहां पे बच्चा ध्यान ही नहीं देता है। तो इसका मतलब हम कोई भी चीज एनसीईआरटी की छोड़ नहीं सकते, वो सवाल कहीं से भी पूछ सकता है। एलाइजा जो आपका मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस का टॉपिक था ना, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस से उसने 2-3 सवाल पूछ लिए। वहां से एलाइजा भी पूछ लिया उसने, वहां से पीसीआर भी पूछ लिया, फोटोग्राफिक फिल्म वाला क्वेश्चन उसने पूछ लिया, जहां पे आप पढ़ते समय शायद ध्यान ही नहीं देते हैं। उस एक टॉपिक से उसने 3 सवाल बना दिए। बायोटेक में 2 चैप्टर है, दोनों चैप्टर से 6-6 सवाल पूछ लिए उसने। 6 सवाल चैप्टर 1 बायोटेक से और 6 सवाल चैप्टर 2 से। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमें कंप्लीट करना पड़ेगा सब कुछ। हमें सिलेबस में ऐसा कुछ नहीं कि ये टॉपिक हम छोड़ दें या ये टॉपिक हम पढ़ लें, पढ़नी हर चीज पड़ेगी हमें। बस हम ये कर सकते हैं कि आपके सिलेबस को हम जल्दी से कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि आपको हर एक बात बताने की, समझाने की जरूरत नहीं। बताने की जरूरत तो है, लेकिन हर एक बात समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जितना एक फ्रेशर को बताना पड़ता हमें, क्योंकि आप सब लोग कभी ना कभी कहीं ना कहीं क्लासेस कर ही चुके हैं। सिलेबस को, मेरा प्लान ये है कि अगर हम बायो को स्पीड में पढ़ेंगे, अच्छी तरीके से अगर पढ़ा जाए, नॉर्मली तो करीब 7 से 8 महीने का टाइम लगता है बायो के सिलेबस को कंप्लीट करने में। लेकिन आपके बैच में अगर हम सिलेबस को कंप्लीट करें तो 5 महीने में सिलेबस कंप्लीट हो सकता है। 5 महीने में सिलेबस को कंप्लीट करने का, 5 महीने का मतलब है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। फरवरी तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अब अगर सब कुछ सही रहा तो आपका एग्जाम मई में ही होना है नीट का, तो हमारे पास 2 महीने बचेंगे, मार्च और अप्रैल। मार्च और अप्रैल में अगर हम चाहें तो इस सिलेबस को, बायोलॉजी को हम 4 बार 5 बार और रिवाइज कर सकते हैं। मतलब पहली बार तो हमें 5 महीने लगे, लेकिन दूसरी बार हमें 5 महीने नहीं लगेंगे। दूसरी बार हम केवल महीने भर में सिलेबस को पूरा कर लेंगे। तीसरी बार हम केवल 10 दिन में ये काम कर लेंगे। चौथी बार ये काम 5 ही दिन में हो जाएगा। छठी बार ये काम 2 दिन में हो जाएगा। और 7वीं बार ये काम 1 ही दिन में हो जाएगा। आप सभी जानते होंगे, आपने क्लास की भी होगी, आपके नीट एग्जाम के पहले, नीट 2020 के एग्जाम के पहले, नीट 2020 आपका हुआ था 13 सितंबर, है ना।
तो 13 सितंबर के पहले 12 सितंबर को एक क्लास मैंने ली थी, उसमें 12 घंटे में सारा एनसीईआरटी मैंने रिवाइज कराया था। नीट 2021 का एग्जाम आपका 12 सितंबर का था, वो था 11 सितंबर को एक क्लास मैंने ली थी 11.5 घंटे की, किया किसी ने वो? और उस क्लास में मैंने 8 यूनिट रिवाइज करा दी थी 11.5 घंटे। लेकिन वो 11.5 घंटे में 12 घंटे में पूरे सिलेबस को रिवाइज करने के लिए जरूरी है कि आपने साल भर अच्छी तरीके से पढ़ रखा हो। अगर साल भर अच्छी तरीके से आप पढ़ रखें तभी 12 घंटे में आप रिवाइज कर पाएंगे ना। ये थोड़ी इंतजार करेंगे कि सर अच्छा नीट का जब एग्जाम हुआ एक दिन पहले रिवाइज करवा ही देंगे, तो साल भर पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। ऐसा थोड़ी काम चलेगा। हमें उसके लिए साल भर तैयारी करनी पड़ेगी, तभी हम उस चीज को। और इस बार जो मैंने रिवीजन कराया था 63 क्वेश्चन डिक्टो एकदम वही जो एक दिन पहले मैंने बताया था, अगले दिन वही आया था 63। केवल 8 यूनिट मैंने रिवाइज कराई थी। अगर 2 यूनिट बाकी वो भी मैं रिवाइज करवा देता तो 80 सवाल आ जाते। मतलब 90 में से 80 सवाल तो एक दिन पहले मैं आपको बता दूंगा कि ये सवाल आएगा और वही मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा। लेकिन उसके लिए हमें साल भर पढ़ने की जरूरत है, साल भर हमारी एक अंडरस्टैंडिंग की जरूरत पड़ेगी, कॉन्सेप्ट हमें सीखने पड़ेंगे, तभी उस बात को हम समझ पाएंगे। वरना मैं वहां पर टिक करा दूंगा कि डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर द एड्स इज द एलाइजा, लेकिन आपको ये बात अगर पहले से पता ही नहीं है कि व्हाट इज द डायग्नोस्टिक, है ना। या फिर अगर हम बात करें रूटीन टेस्ट के बारे में, एड्स का रूटीन टेस्ट क्या होता है? पीसीआर उसका रूटीन टेस्ट होता है। कंफर्मेटरी टेस्ट क्या होता है? हाँ, सदर्न ब्लॉट नहीं होता है। एड्स में 3 तरह के टेस्ट आपसे पूछे जाते, पता है आपको? एक होता है डायग्नोस्टिक टेस्ट, एक होता है कंफर्मेटरी टेस्ट और एक होता है रूटीन टेस्ट। तो तीनों एनसीईआरटी में आपको दिए गए, लेकिन अलग अलग जगहों पर आपको दिए गए हैं। तो इसका जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है उसका नाम है एलाइजा। जो कंफर्मेटरी टेस्ट होता है वो है वेस्टर्न ब्लॉट। एक सदर्न ब्लॉट भी आप पढ़ते हैं, कहां पर? हाँ, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में सदर्न ब्लॉट आप पढ़ते हैं, है ना। और यहाँ पर कौन सा पढ़ते हैं? वेस्टर्न ब्लॉट। और फिर एक होता है रूटीन टेस्ट, दैट इज पीसीआर। और ये सवाल नीट 2021 में था। पीसीआर का सवाल था कि म्यूटेशन का पता लगाने के लिए करते, पूछा गया था कि पीसीआर का किस काम के लिए नहीं करते हैं, याद है ना? नहीं पता है? नीट दिया था ना तुम लोगों ने। तो बायो हमें इस तरीके से पढ़नी की, ये सारी चीजें हमारे टिप पे होनी चाहिए। कोई भी सवाल अगर आपसे पूछा जाता है तो आप उसके बारे में तुरंत बताएं। जैसे आपसे पूछा जाए कि डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल किसने दिया? वाटसन एंड क्रिक ने। रेप्लिकेशन स्कीम किसने दी? वाटसन एंड क्रिक ने ही दिया था। और ये जो रेप्लिकेशन की स्कीम थी कौन सी थी? सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन स्कीम। सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन स्कीम किसने दी? वाटसन एंड क्रिक ने। लेकिन इसको प्रूफ किसने किया? मिचेल्सन एंड स्टॉल ने प्रोकैरियोट में, और यूकैरियोट में टेलर के द्वारा इसको प्रूफ किया गया। तो ये जितने भी स्टेटमेंट है, जितने भी इंफॉर्मेशन, एकदम टिप पे हर जगह आपको याद होनी चाहिए। जैसे आपसे पूछा जाए कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज गिवन बाय सटन एंड पॉवेरी, और इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसने किया? मॉर्गन के द्वारा किया गया। फ्रूट फ्लाई की लाइफ स्पैन कितनी है? 2 वीक है। बटरफ्लाई की 1 to 2 वीक। अब ये दोनों बातें एनसीईआरटी में है, लेकिन एक बात आपको रिप्रोडक्शन में दी गई और एक जेनेटिक्स में आपको दी गई। जब तक आप इनको लिंक करना नहीं जानेंगे तब तक आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में अलग अलग जगह पर आपको चीजें दी गई। बस उनको हमें इकट्ठा करके एक साथ याद करना। जितनी भी लाइफ स्पैन के दिमाग में होनी चाहिए। टॉर्टोइज की लाइफ स्पैन 100 to 150 ईयर्स, 100 से 150 साल होती है। क्रोकोडाइल की 60 ईयर, पैरट की 140 ईयर, क्रो की 15 ईयर। एकदम हमेशा ही टिप पे याद होना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी में आपको दिए गए जितने भी ईयर दिए गए, जैसे वाटर एक्ट 1974, एयर एक्ट 1981, एनवायरमेंट एक्ट 1986, एयर एक्ट अमेंडेड इन 1987, रिकमेंडेशन ऑफ द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988, 1988, जेएफएम 80s, जेएफएम जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट 1980s, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, क्योटो प्रोटोकॉल 1997, 1997, वर्ल्ड समिट 2002, अर्थ समिट 1992, 1992 में हुआ। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इफेक्टिव फ्रॉम 1989।
तो अभी आपको लग नहीं रहा कि आपके रिफ्लेक्स में ही चीजें, कुछ लोग बता पा रहे हैं, कुछ लोग सुन रहे हैं केवल अभी, लेकिन ये बातें आपके रिफ्लेक्स में आ जानी चाहिए। इस बैच का हमारा मेन जो मोटो यही है कि आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन कभी भी पूछी जाए और कहीं से भी पूछी जाए, ऐसा नहीं कि कोई चीज फिक्स है। कहीं से पूछो कि डाइजेस्टिव सिस्टम के कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट। एलिमेंट्री कैनाल, एसोसिएटेड ग्लैंड। सिस्टम के कितने पार्ट, 2 पार्ट। पहला कंडक्टिंग, दूसरा एक्सचेंजिंग पार्ट। सर्कुलेटरी सिस्टम के कितने पार्ट, 3 पार्ट। पहला ब्लड, दूसरा ब्लड वेसल, तीसरा हार्ट। एक्सक्रीटरी सिस्टम के कितने पार्ट, 4 पार्ट। पहला किडनीज, दूसरा यूरेटर्स, तीसरा यूरिनरी ब्लैडर, चौथा यूरेथ्रा। स्केलेटल सिस्टम के कितने पार्ट, 2 पार्ट। पहला एक्सियल, दूसरा अपेंडिकुलर। न्यूरल सिस्टम के कितने पार्ट, 2 पार्ट। पहला सीएनएस, दूसरा पीएनएस। इम्यून सिस्टम के कितने पार्ट, 4 पार्ट। पहला लिम्फोइड ऑर्गन, दूसरा लिम्फोइड टिश्यू, तीसरा लिम्फोसाइट, चौथा एंटीबॉडीज। तो क्या कभी आपने सोचा एक साथ में इन सबको कि इतने सारे जो सिस्टम दिए गए और इनमें से जो शुरुआत के क्वेश्चन मैंने पूछे, इम्यून सिस्टम के अलावा सारे पॉइंट ह्यूमन फिजियो में है। और जो इम्यून सिस्टम वाला पॉइंट मैंने आपको बताया ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, क्लास 12 एनसीईआरटी में दिया गया। जब तक आप कंपैरिजन नहीं करेंगे, जब तक आप कनेक्ट नहीं करने की कोशिश करेंगे, तब तक आप एग्जाम में नहीं कर पाएंगे। हम पढ़ते तो हैं, हम डाइजेशन चैप्टर पढ़ते तो हम केवल डाइजेशन चैप्टर पे ध्यान देते हैं। जब हम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ते तो हम केवल उसी चैप्टर पे फोकस करते हैं, हम उसको लिंक करने की कोशिश नहीं करते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि बताओ ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, किस मेथड से होता है, एक्टिव, पैसिव, फैसिलिटेटेड, तीनों से होता है। रीएब्जॉर्प्शन कैसे होता है, अब एब्जॉर्प्शन रीएब्जॉर्प्शन दोनों एनसीईआरटी में। एब्जॉर्प्शन कहां होता है, एलिमेंट्री कैनाल में। और रीएब्जॉर्प्शन कहां होता है, किडनीज में। एब्जॉर्प्शन सिंपल डिफ्यूजन भी होता है, फैसिलिटेटेड भी होता है और एक्टिव भी होता है। लेकिन जो रीएब्जॉर्प्शन होता है किडनी में, कैसे होता है, एक्टिव मैकेनिज्म के द्वारा। पढ़ते तो हमें, लेकिन हमने कभी कंपैरिजन किया ही नहीं। वाटर की अगर हम बात करें तो वाटर का एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, पैसिव होगा। वाटर का रीएब्जॉर्प्शन पैसिव, इसका रीएब्जॉर्प्शन दोनों में पैसिव तरीके से हो जाएगा। तो हम पढ़ते तो हैं लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया। सोडियम की बात कर लेते हैं, सोडियम का एब्जॉर्प्शन एक्टिव, रीएब्जॉर्प्शन एक्टिव। देखो दोनों तरीके एक्टिव हो गए, चाहे आप डाइजेशन में पढ़े चाहे एक्सक्रीशन पढ़े, सोडियम दोनों जगह पर एक्टिव, उसका एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है और रीएब्जॉर्प्शन भी हो रहा है। कभी आपने ध्यान दिया कि एब्जॉर्प्शन के बाद वहां रीएब्जॉर्प्शन टर्म क्यों यूज कर रहे हैं, री इसलिए, री मतलब दोबारा, क्योंकि एक बार पहले हो चुका है। ये वही सोडियम है जो एक बार हमारे खाने से एब्जॉर्ब होके कहा चुका है, ब्लड में। लेकिन ब्लड से छन के ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में गया और फिल्ट्रेट से फिर से रीएब्जॉर्ब होके ब्लड में आना है इसको, इसलिए वहां पर टर्म हमने क्या यूज किया, रीएब्जॉर्प्शन। जितने भी शेप है एक साथ आपके दिमाग में होने चाहिए। जैसे आपको याद करना है कि भाई डियोडिनम का शेप कैसा है, सी शेप। स्टमक जे शेप होता है, जे शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। स्प्लीन बीन शेप होता है। किडनी बीन शेप ऑर्गन होती है। हार्ट बोन यू शेप। वासा रेक्टा यू शेप। हेनलेज लूप हेयर पिन बेंड या हेयर पिन शेप। तो जितने भी स्ट्रक्चर हैं आपको याद होने चाहिए। नॉर्मली अगर गार्ड सेल की बात करें तो कैसी होती है, बीन शेप की। ग्रासेस में कैसी हैं, डंबल शेप की। तो ये जितने भी तरह के पॉइंट हैं, जैसे जितने भी पीएच हैं, सब एक साथ आपको पता होने। 4 ही पीएच एनसीईआरटी में आपको दिए गए हैं। यूरिन का पीएच 6, सलाइवा का पीएच 6.8, गैस्ट्रिक जूस 1.8, है ना, 1.8 हो जाएगा। और जो इंटेस्टाइनल जूस है 7.8। इस बार यूरिन का पीएच पूछा भी था। तो अगर 4 ही बातें आपको बताई गई और आप उसको लिंक ही नहीं कर रहे हैं तो कैसे हो पाएगा। जितने भी शेप दिए गए, जितने भी साइजेस दिए गए हैं, जितने भी साइंटिस्ट आपको दिए गए, उनको एक साथ आप, जितने भी ईयर दिए गए हैं, जितनी भी अलग अलग तरह की कंट्रीज हैं, जितने भी अलग अलग कंट्रीब्यूशन है, वो सब आपको एक साथ याद होने चाहिए। तो उससे आपका काम आसान हो जाएगा। जैसे आप पढ़ते हैं कि डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल जो वाटसन और क्रिक ने दिया था, वो किस डीएनए के लिए था, बीडीएनए के लिए। कौन सा स्ट्रक्चर था,
नहीं, डबल हेलिकल कौन सा स्ट्रक्चर? नहीं नहीं, प्रोटीन में स्ट्रक्चर आप पढ़ते हैं कितने लेवल पे? लेवल पढ़ते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी। मैं पूछूं हॉलो वुलन बॉल लाइक स्ट्रक्चर कौन सा है? टर्सरी है। तो डबल हेलिकल मॉडल कैसा है? सेकेंडरी है। कैसे पता चला? हेलिक्स है ना, और हेलिक्स हमेशा सेकेंडरी होता है। तो ये बातें भी बहुत सारे बच्चे नहीं जान पाते, जबकि एनसीईआरटी में उसको लिखा हुआ है कि दिस इज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। जो डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल हम पढ़ते हैं वो एक्चुअली बी डीएनए का है। और डीएनए कितनी तरह के हैं? मोर देन ए डजन टाइप, एक दर्जन से ज्यादा तरह के। ये बात भी एनसीईआरटी में आपको लिख के दी गई है, लेकिन हम शायद उस तरीके से उसको ध्यान नहीं देते हैं। हम उस तरीके से उसको पढ़ते नहीं कि हमें पता चले। ये एनसीईआरटी ने बायोमोलिक्यूल में लिखा कि एक दर्जन से ज्यादा तरह के डीएनए होते हैं। 5 तरह के डीएनए आप पढ़ेंगे भी, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए, जेड डीएनए। और इसमें से जो सबसे कॉमन हो कौन सा है? बी डीएनए है। और जो वाटसन क्रिक का मॉडल था वो था बी डीएनए के लिए। कहीं पर अगर डीएनए की बात की जाती है तो एक्चुअली वो किसकी बात होती है? डीएनए की, बी डीएनए की ही बात होती है। वो अंडरस्टूड होता कि हम बी डीएनए की बात करें। जैसे मैं कहीं पर अगर सेल डिवीजन कहूं, तो सेल डिवीजन का मतलब आप क्या समझोगे? माइटोसिस या मियोसिस? माइटोसिस समझोगे, क्योंकि मियोसिस केवल एक ही जगह पर होती है, जर्म सेल में, केवल गैमीट बनाने के लिए। उसके अलावा कहीं भी सेल डिवीजन अगर चल रहा तो क्या है? माइटोसिस। तो कुछ चीजें अंडरस्टूड भी होती हैं जो हमें खुद जाननी पड़ेंगी, समझनी पड़ेगी। कहीं डीएनए लिखा है तो हमें जानना पड़ेगा कि ये पी डीएनए की बात हो रही। कहीं पर अगर ऐसे लिखा होता, आपसे पूछा जाए कि log 2 की वैल्यू कितनी, तो आप क्या बताओगे? 0.3010। मैंने आपसे पूछा log 2 की वैल्यू बताओ, लेकिन आपने मुझसे सवाल पूछा नहीं, है ना। जबकि यहां पर अंडरस्टूड है कि जो log 2 मैंने पूछा उसका बेस 10 है। ये अंडरस्टूड रहता है, क्योंकि एक लॉग और होता है जिसका बेस ई होता है, जिसको हम कहते हैं नेचुरल बेस। एल एन बी इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। तो यहां पर ये बात अंडरस्टूड है कि जब log 2 या log 3 आपसे पूछा जाएगा तो उसमें बेस 10 अंडरस्टूड होता है। जो वैल्यूज हम याद कर रखे हो हमेशा बेस 10 पे हैं। ये सब बातें पता है ना। तो इसी तरह से बायो में भी यही चीजें हैं। बायो ज्यादातर बच्चों को ऐसा लगता है कि हमें याद करना है, रट लेना है। इवन मार्फोलॉजी भी आपको रटनी नहीं है। मार्फोलॉजी में भी इतने बेहतरीन कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी को दिए गए। जब आप फैमिलीज पढ़ेंगे ना, तीन ही फैमिली आपके सिलेबस में कौन सी? फैबेसी, सोलेनेसी, लिलियसी। जब तीनों फैमिलीज आप पढ़ेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि कितना कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, लेकिन हमने कभी ध्यान ही नहीं दिए। फैमिलीज को पढ़ने का एक प्रॉपर सीक्वेंस हमारे पास है। उस सीक्वेंस को जब हम फॉलो करते हैं तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। तो मेन जो हमारा फोकस रहेगा उस चीज पे रहेगा कि जितनी भी बातें आपको पढ़ाई जाए, जितने कॉन्सेप्ट आपको सिखाए जाए, वो एकदम टिप पे आपके होने चाहिए। 1.5 घंटे का जो टाइम होगा, इस 1.5 घंटे की ड्यूरेशन में 15 मिनट का टाइम हम रिवीजन के लिए रखेंगे, जैसे आज मैंने आपसे पूछा। और बाकी जो 1 घंटे 15 मिनट का टाइम होगा वो पढ़ने के लिए होगा, क्योंकि रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है सिलेक्शन के लिए। जब तक रिफ्लेक्स में नहीं आएगा, ये जो 3 घंटे का एग्जाम है वो आपकी नॉलेज चेक करने के लिए नहीं है। ये चेक करने के लिए कि क्या प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं, आपकी एक्यूरेसी कितनी है, क्योंकि आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं ना, और किसी की जिंदगी का सवाल है। तो आप कितने एक्यूरेट हैं, कितना प्रेशर आप हैंडल कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पेपर आ रहा होता है, वही क्वेश्चन एग्जाम सेंटर से बाहर निकलने के बाद आप कर लेते हैं, लेकिन वहां पे बैठ के आप उस पेपर को सॉल्व नहीं कर पाए। इसका मतलब आप प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाए। आप इमेजिन करिए, आप डॉक्टर बन गए और एक पेशेंट है जिसका एक्सीडेंट हो गया रोड पे, और वो टूटा फूटा आया, सिर फूटा हुआ है ना, तमाम ऑर्गन लटके हुए बाहर दिखाई दे रहे हैं, पता आपके पास पहुंचा और आप ही बेहोश हो गए। तो पहले डॉक्टर तुम्हारा इलाज करेगा, फिर उसका इलाज करेगा, तब तक वो निपट जाएगा। तो क्या प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। तो एग्जाम केवल आपके नॉलेज का नहीं है, एग्जाम आपकी स्पीड का है, एग्जाम आपकी एक्यूरेसी का है। एग्जाम ये चेक करने के लिए कि क्या आप डॉक्टर बनने के लायक हैं, क्या आप इंजीनियर बनने के लायक हैं, इस चीज को भी चेक करता है। कितना प्रेशर आप हैंडल कर सकते हैं। क्या हर सवाल के लिए 1 मिनट का टाइम होता है? हाँ, नहीं, हर सवाल के लिए 1 मिनट का टाइम नहीं होता है। ये जो 1 मिनट का टाइम वो एवरेज टाइम होता है ना। हाँ, वो भी नहीं है, क्योंकि आपको और भी चीजें ओएमआर भी फिल करनी है ना। लेकिन हम रफली अगर मान भी लें कि एक एवरेज टाइम 1 मिनट का है, लेकिन अगर बायो में आपने 90 सवाल करने में 1.5 घंटे लगा दिए तो कभी सिलेक्शन होगा आपका? नहीं होगा। बायो का पेपर 30-40 मिनट में अटेम्प्ट हो जाना चाहिए।
अगर इतनी देर में आप कर लेंगे तो आप पूरे 180 सवाल अटेम्प्ट कर पाएंगे, वरना आप 180 सवाल पढ़ नहीं पाएंगे। आप करने की बात तो जाने दीजिए, पढ़ नहीं पाएंगे। इस बार आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो 200 सवाल पढ़ नहीं पाए होंगे। सही बात है या नहीं है? आप में से ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो 200 सवाल अटेम्प्ट नहीं कर पाए होंगे। शुरुआत में उन्होंने कुछ सवाल किए होंगे और आखिरी में आसान सवाल छूट गए होंगे। तो पूरा पेपर तभी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे जब बायो आपके रिफ्लेक्स में आ जाएगी, आपको टाइम ना लगे। और पेपर किस तरह का पूछा जा रहा है? 17 सवाल मैच द कॉलम के आए इस बार नीट में, और उन 17 सवाल में एक सवाल भी ऐसा नहीं था जो आपको फंसा सके। एक भी चीज अगर आपने मैच कर ली, वो पूछा सिम्प्लास्ट एपोप्लास्ट, है ना? आपसे पूछा कोहेसन एडहेसन, क्वेश्चन में क्या कहा? म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल। बस आपको एक चीज पता है, ऑप्शन उसने ऐसे बनाए थे कि कहीं आप फंसेंगे ही नहीं। इजिली आपका आंसर, एकदम फ्री के नंबर होते हैं मैच द कॉलम। 10 सेकंड का टाइम लगता है मुश्किल से। और कई सवाल तो ऐसे थे जो सिंपल वन लाइन के थे, जिनमें आप केवल 5 सेकंड में आंसर कर सकते हैं। सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे पूछे गए, सीधा आपसे इंफॉर्मेशन चेक की गई। कुछ सवाल ऐसे थे जहां पर दिमाग लगाने की जरूरत थी। जैसे एक सवाल आया था रिसोर्स पार्टीशनिंग का, याद है? रिसोर्स पार्टीशनिंग में जो लैंग्वेज लिख के दी गई थी क्वेश्चन की, वो एनसीईआरटी से डायरेक्ट नहीं थी। वो थोड़ा सा उसने ट्विस्ट करके आपसे पूछा था, लेकिन आंसर उसका रिसोर्स पार्टीशनिंग ही था। तो इस तरह से कई जगह पर उसने सवाल, जीन थेरेपी का सवाल याद है? जीन थेरेपी का सवाल सीधा नहीं था, है ना? हाँ, थोड़ा सा ट्विस्ट करके उसने पूछा था। लेकिन अगर आपने कभी पढ़ रखा है तो वो आप उसमें एक टर्म यूज किया था उसने, जीन टारगेटिंग, जबकि एनसीईआरटी में कहीं टारगेटिंग टर्म यूज नहीं है। उसने पूछा है कि रिप्लेसमेंट ऑफ एबनॉर्मल जीन बाय द नॉर्मल जीन इज कॉल्ड जीन थेरेपी, और वो हम लोग वही जो एडेनोसिन डिफिशिएंसी वाला केस पढ़ते हैं वही पढ़ लेते हैं। लेकिन वहां पर थोड़ा सा लैंग्वेज को ट्विस्ट किया। लेकिन ऐसे सवाल केवल और केवल 5 या 10 ही आते हैं। 80 सवाल बहुत ही सीधे साधे आते हैं बायो में। तो उसके लिए हमें कोई बहुत ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं, उसके लिए हमें नॉलेज हमारी होनी चाहिए, हमें वो चीजें याद होनी चाहिए और एग्जाम में हम सीधे उसको कर पाए। तो एक बार शुरुआत से लेके मैं आखिर तक आपकी कुछ नॉलेज चेक कर लेता हूँ, जल्दी जल्दी आंसर करते हुए चलेंगे। ठीक, शुरुआत से लेके अंत तक हम चलेंगे, पहले चैप्टर से लेकर 38 चैप्टर तक। ठीक है, आप बताएंगे जल्दी जल्दी से। सिस्टमा नेचुरी रिटन बाई लेनियस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, लेनियस टू किंगडम सिस्टम, लेनियस 5 किंगडम सिस्टम, आर.एच. विटेकर 6 किंगडम सिस्टम, कार्ल ओज प्रोकैरियोट का किंगडम, मोनेरा यूनिसेलुलर यूकैरियोट, प्रोटिस्टा अमीबा का किंगडम, अमीबा का किंगडम प्रोटिस्टा, क्लेमाइडोमोनास का किंगडम प्रोटिस्टा, क्योंकि ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट है। लिनियस ने क्लेमाइडोमोनास को कहां रखा? हाँ, प्लांटी में। और अमीबा को एनिमेलिया में रखा, क्योंकि लिनियस के सिस्टम में 2 ही किंगडम थे, प्लांटी और एनिमेलिया। तो सिस्टम बदलने पर आपका जो पोजीशन है ऑर्गेनिज्म की वो भी चेंज हो गई। और ये सब बातें एनसीईआरटी में आपको लिख के दी गई। वायरस का किंगडम, कोई भी किंगडम उससे नहीं रखा गया। प्रियन को किसी किंगडम में नहीं रखा गया, वायरॉइड को किसी किंगडम में नहीं रखा गया, लाइकेन को किसी भी किंगडम में प्लेस नहीं किया गया। पॉलीट्राइकम क्या है? पॉलीट्राइकम क्या है? फ्यूनेरिया है। पॉलीट्राइकम मॉस है। 3 ही मॉस है आपके सिलेबस में, फ्यूनेरिया, स्फैग्नम, पॉलीट्राइकम। देखिए आपको पॉलीट्राइकम याद नहीं आ रहा है, जबकि एनसीईआरटी में कुल मिला के मॉस के 3 एग्जाम्पल और लिवरवर्ट का 1 एग्जाम्पल दिया। कौन सा? मार्केंशिया। उसका जेमी इस बार पूछा भी गया था आपसे एग्जाम में। नियोफ्रॉन क्या है? वल्चर, स्ट्रुथियो, ऑस्ट्रिच, इक्कस, इक्कस, हॉर्स, मकाका, मंकी, एलिफस, मैक्रोपस, कंगारू, टेरोपस, हाँ, बैट या फ्लाइंग फॉक्स, बेलेनोप्टेरा, ब्लू व्हेल, प्रिस्टस, प्रिस्टिस, हाँ, प्रिस्टिस, सॉफिस, कैरकेरोडॉन, ग्रेट व्हाइट शार्क। तो ऐसा नहीं कि ये बातें एनसीईआरटी में लिखी नहीं और आपने पढ़ी नहीं, लेकिन ये बातें रिफ्लेक्स में होनी चाहिए, वरना फिर पूछा मौस जाएगा और आप करोगे फंजा एग्जाम में। होगा कि नहीं होगा? ऐसी गलतियां होती हैं आपसे, है ना? तो बस यही चीजें हमें ध्यान रखनी। रूट कितनी तरह की?
रूट तरह की, कौन सी? रूट, फाइब्रस रूट, एडवेंटिशियस रूट। लीफ कितनी तरह की? दो तरह की, पहली, दूसरी कंपाउंड। वेनेशन कितनी तरह का? दो तरह का, पहला रेटिकुलेट, दूसरा पैरेलल। फिलोटैक्सी कितनी तरह की? तीन, अल्टरनेट, अपोजिट, वर्ल। ये सब कुछ पढ़ रखा होगा आपने, सुन भी रखा होगा, लेकिन ये रिफ्लेक्स में होना चाहिए। और रिफ्लेक्स में तभी आएगा जब इसको बार बार हम रिवाइज करेंगे। जो भी टॉपिक हम पढ़ेंगे उस टॉपिक के साथ साथ हम इन चीजों को रिवाइज करते रहें। करीब 40 पेज में अलग से दूंगा आपको, उसमें सारी इंफॉर्मेशन जितनी एनसीईआरटी का निचोड़ है वो पूरा एक साथ आपको मैं दे दूंगा। और उसमें से 5-5 पॉइंट रोज आप पढ़ते रहिए। एक साथ भी आप याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं। एनिमल में कितनी तरह के टिश्यू? 4 तरह के। एनिमल में 4 तरह के टिश्यू कौन से? एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, न्यूरल। प्लांट में 2 तरह के, कौन से? मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। आपने कभी कंपैरिजन किया ही नहीं कि हमें ये सोचना चाहिए कि प्लांट में चैप्टर 6 में एनसीईआरटी ने लिखा कि प्लांट में 2 तरह के टिश्यू हैं, और चैप्टर 7 में लिखा है एनिमल में 4 तरह के टिश्यू, लेकिन आपने कंपेयर ही नहीं किया। अब ये नॉलेज कितनी आसान हो गई आपके लिए, और इस बात को याद करना और समझना और कितना इंटरेस्टिंग नहीं आपको लगता है? जब आपको नॉलेज होती है तो आपको अच्छा भी लगना चाहिए कि अच्छा मुझे बात पता चली कि एनिमल में 4 तरह के टिश्यू और प्लांट में 2 तरह के टिश्यू, हमारे हार्ट में चारों तरह के टिश्यू पाए जाते हैं। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि हमारे हार्ट में चारों तरह के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। लिविंग सेल को सबसे पहले किसने देखा? एंटोनी वॉन लेवेनहॉक ने। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई। डीएनए की डिस्कवरी फ्रेडरिक मिशर ने कब कब 1869 1869 में उसकी डिस्कवरी की थी। नाम क्या रखा था? न्यूक्लिन नाम उसको रखा था। न्यूक्लिन के नाम से उसे जाना गया। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का सवाल इस बार भी शायद पूछा गया था। 4 ऑर्गेनल पढ़ते हैं आप, कौन से? एआर, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल। 4 चीजों के बारे में आप पढ़ते हैं। इंक्लूजन बॉडी कहां पाई जाती है? प्रोकैरियोट में। काम क्या होता है? स्टोरेज। इंक्लूजन बॉडी क्या करते हैं? स्टोरेज करने का काम करती हैं। तो ये सब चीजें एकदम रिफ्लेक्स में आपके आनी चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस का काम है? क्लोरोप्लास्ट का। क्लोरोप्लास्ट में लाइट रिएक्शन कहां चलेगी? ग्रेना में। डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा के अंदर चलेगी। कार्बोहाइड्रेट कितनी तरह के? कार्बोहाइड्रेट 3 तरह के, कौन से? मोनोसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। लिपिड कितनी तरह के? 3 तरह के, कौन से? सिंपल, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ग्लिसराइड। फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ग्लिसराइड। 3 तरह के ग्लिसरॉल इस बार पूछा भी गया। फैटी एसिड पूछा गया। पॉमिटिक एसिड भी आया आपके सिलेबस में। अरेकिडोनिक एसिड भी आया। पॉमिटिक एसिड में कितने कार्बन? 16। अरेकिडोनिक एसिड में 20 कार्बन। पॉमिटिक एसिड सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड? सैचुरेटेड है। और अरेकिडोनिक एसिड अनसैचुरेटेड, क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड है। कार्बन कार्बन के बीच कितने कितने डबल बॉन्ड? अरेकिडोनिक एसिड में 4। अरेकिडोनिक एसिड में 4 डबल बॉन्ड पाए जाते हैं अनसैचुरेटेड। और पॉली अनसैचुरेटेड भी कहते हैं इसको, पुफा। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। न्यूक्लिक एसिड कितने तरह के? 2 तरह के, डीएनए एंड आरएनए। कोई तीसरा न्यूक्लिक एसिड नेचर में पाया ही नहीं जाता है। ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना होता है? एनसीईआरटी का डेटा बताना है। हाँ, 4.2 से लेकर 6.1 क्या किलोमीटर मिलीमोल पर लीटर। यूनिट भी याद रखना जरूरी, दैट इज मिलीमोल पर लीटर। और ये डेटा एनसीईआरटी में चेंज भी हुआ है, पता है आपको? पहले 4.5 से 5 दिया हुआ था, अब 4.2 से लेके 6.1 कर लिया गया। और जिन्होंने कॉपी किया बायोनीट का, उन्होंने क्वेश्चन में चेंज कर दिया, लेकिन सोल्यूशन में वही रखा हुआ है। पता है तुम लोगों को केस? जानते होगे तुम लोग। तो क्वेश्चन में तो बदलाव कर दिया, लेकिन सोल्यूशन एकदम वैसा ही लिखा, 4.5 से 5 मिलीमोल, क्योंकि पूरी तरीके से कॉपी किया गया। अब जो कॉपी कर रहा था उसने क्वेश्चन में तो दिमाग लगा लिया।
लेकिन सोल्यूशन में दिमाग नहीं लगा पाए। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो ये डेटा, ये ऐसा डेटा है जो ज्यादातर बच्चों को पता ही नहीं है। याद करने की कोशिश भी आपने नहीं की कभी इसके बारे में। अब बात करते हैं, जैसे आपने पढ़ा सेल साइकिल के बारे में, तो सेल साइकिल की ड्यूरेशन आप याद करते हैं, ई कोलाई में 20 मिनट की सेल साइकिल होती, ईस्ट में 90 मिनट की, ह्यूमन सेल में 24 और 24 घंटे की सेल साइकिल पाई जाती है। सेल साइकिल में कितनी फेजेस होती हैं? 2 4। कितने फेज? सेल साइकिल में 2 फेज, पहली इंटरफेज, दूसरी एम फेज। इंटरफेज में कितनी सब फेज? हाँ, इंटरफेज में 3, G1 S G2। एम फेज में देखो, एम फेज में 2, पहली कैरियोकाइनेसिस, दूसरी साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में 4, दैट इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। मैक्सिमम बच्चों को बस ये 4 पता होते हैं। पूछो सेल साइकिल में कितनी सर? 4। अच्छा, वो भी गलत हो गया। फिर पूछा अच्छा एम फेज में 4, नहीं, ये जो 4 फेज है दीज आर द फेजेस ऑफ द कैरियोकाइनेसिस ऑफ द एम फेज। एम फेज में जो कैरियोकाइनेसिस है उसकी 4 फेजेस होती हैं। तो इस तरीके से अगर हम चीजों को समझ लेंगे और हमारे दिमाग में रहेगा, तो सोचिए काम कितना आसान हो जाएगा। और क्या कोई बहुत कठिन काम आपको लग रहा है? बिल्कुल कठिन नहीं, ये बहुत आसान सी बात आपके लिए। जाइलम में मूवमेंट कैसा है? यूनि डायरेक्शनल या बाई डायरेक्शनल? यूनि डायरेक्शनल। फ्लोएम में बाई डायरेक्शनल या मल्टी डायरेक्शनल? दोनों टर्म एनसीईआरटी में यूज किए गए हैं। फ्लोएम में जो ट्रांसपोर्ट होता है उसकी हाइपोथेसिस कौन सी है? मास फ्लो हाइपोथेसिस। ट्रांसपिरेशन इफ के टेम्परेचर या प्लांट के टेम्परेचर को क्या कम कर देता है? 10 डिग्री से 15 डिग्री तक कम कर देता है। जाइलम में जो वाटर ट्रक का ट्रांसपोर्ट होता है ट्रांसपिरेशन पुल के द्वारा, उसकी स्पीड क्या होती है? ये सब एनसीईआरटी का डेटा है। हाँ, 100 मीटर पर आवर। हाँ हाँ, 15 मीटर पर आवर। 15 मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी चढ़ता है ट्रांसपिरेशन पुल मॉडल में। ये डेटा आपको एनसीईआरटी में दिया गया। कुछ लोग माइक्रोमीटर वाला जो बता रहे हैं ना, वो दूसरा सवाल है कि 50 माइक्रोमीटर की एक सेल है, उसको क्रॉस करने में कुछ याद है ना, वो अलग सवाल है। ये जो ट्रांसपिरेशन वाला 15 मीटर, क्योंकि अगर हम हाइट की बात करें, सबसे टॉलेस्ट प्लांट कौन सा है? यूकेलिप्टस। सबसे लार्जेस्ट कौन सा है? हाँ, लार्जेस्ट बानियन ट्री, फाइकस बेंगलेंसिस। वो सबसे लार्जेस्ट है, टॉलेस्ट है यूकेलिप्टस। सिकोया इज द टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म। टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म यूकेलिप्टस, टॉलेस्ट प्लांट यूकेलिप्टस। टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म जब पूछा जाएगा तब आप आंसर करेंगे सिकोया। स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म उल्फिया। स्मॉलेस्ट लीफ, हाँ, उल्फिया। स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म भी, स्मॉलेस्ट लीफ भी यहां पर है। स्मॉलेस्ट फ्लावर उल्फिया। उल्फिया में स्मॉलेस्ट फ्लावर भी पाया जाता है। स्मॉलेस्ट सीड ऑर्किड। लार्जेस्ट सीड डबल कोकोनट, यस, लोडोसियम माल्डिवी का डबल कोकोनट। लार्जेस्ट फ्लावर रेफ्लिशिया। टॉलेस्ट फ्लावर एमार्फोफिलस, कितना बड़ा है? 6 फीट। ये एनसीईआरटी में भी दिया गया है। जो टॉलेस्ट फ्लावर है मार्फोफिलस, ये तो एनसीईआरटी में भी आपको दिया गया, 6 फीट इसकी हाइट होती है। तो अब एक चीज अगर आपको पता, तो उससे रिलेटेड कई सारी बातें जो आपको समझ में आनी चाहिए कि टॉलेस्ट कौन सा है, लार्जेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट कौन सा है, लार्जेस्ट फ्लावर कौन सा है, स्मॉलेस्ट फ्लावर कौन सा है, और इसके अलावा टॉलेस्ट फ्लावर कौन सा है। तीनों बातें आपको साथ में पता होनी चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं, तो अगर हम सीक्वेंस में चलते हैं, जैसे नाइट्रोजन से अमोनिया का बनना। नाइट्रोजन से अमोनिया का बनना, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ऑर्गेनिक नाइट्रोजन से अमोनिया का बनना, हाँ, अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन कहते हैं ना।
इसके अलावा अमोनिया से नाइट्रेट का बनना, हाँ, नाइट्रिफिकेशन सवाल आया था इस बार, है ना, हाँ, नाइट्रोसोमोनास का सवाल आया था इस बार, ये सवाल हर बार आता है। फिर जो नाइट्रेट है उसका नाइट्रोजन बदलना, नाइट्रेट का नाइट्रोजन बदलना, डीनाइट्रिफिकेशन, इसे कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। तो अब ये चार प्रोसेस जो होते हैं ना, नाइट्रोजन फिक्सेशन, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, इन चारों प्रोसेस में ही बच्चा कंफ्यूज रहता है और हर साल सवाल तो आना ही यहाँ पर। फिर इनके एग्जाम्पल भी याद करने होते हैं, जैसे डीनाइट्रिफिकेशन इज डन बाय द स्यूडोमोनास एंड थायोबैसिलस, दो एग्जाम्पल हमारे पास हो जाते हैं। तो इस तरीके से चीजें आपको है। साइक्लिक नॉन साइक्लिक का सवाल इस बार भी आया था, हर साल आपसे पूछा जाता है। साइक्लिक में एटीपी बनता है या एनएडीपीएच? साइक्लिक में केवल एटीपी बनता है, नॉन साइक्लिक में दोनों का फॉर्मेशन हो जाता है ना। तो ये सब चीजें एकदम दिमाग में हमेशा होनी चाहिए। केल्विन साइकिल में कितने स्टेप होते हैं? 3 स्टेप केल्विन साइकिल में आप पढ़ते, पहला दूसरा रिडक्शन, तीसरा रीजनरेशन। ये सब आपको पता हो। ग्लाइकोलिसिस में कितने स्टेप हैं? 10 स्टेप हैं। ग्लाइकोलिसिस की साइट क्या है? साइटोप्लाज्म। केल्विन साइकिल की साइट क्या है? हाँ, अरे सेल की बात थोड़ी कर रहे हैं यार, ऑर्गेनेल में चल रहे हैं। अब तुम ऑर्गेनेल से सीधे सेल चले गए। जब हम करें ग्लाइकोलिसिस कहाँ चलती है? साइटोप्लाज्म में। क्रेब्स साइकिल कहाँ चलती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो केल्विन साइकिल कहाँ चलती है? हाँ, साइटोसोल में चलती है। हाँ, क्लोरोप्लास्ट में कहाँ चलती है? अरे क्लोरोप्लास्ट दो ही चीजें तो, ग्रेना स्ट्रोमा। कहाँ चलेगा? स्ट्रोमा में। ग्रेना पे क्या चलता है? लाइट रिएक्शन। अभी तो बताए, तो ये डार्क रिएक्शन है या नहीं है? भाई C3 साइकिल, C4 साइकिल डार्क रिएक्शन ही तो है। तो डार्क रिएक्शन कहाँ चलेंगे? स्ट्रोमा के अंदर चलेंगे, सीधी सी बात है, उसमें कोई बहुत दिमाग थोड़ी लगाना है। फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करने वाला सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? CO2। कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेजर लिमिटिंग फैक्टर। लेकिन अगर इकोलॉजी में बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट टेम्परेचर होता है। तो जब तक ये कंपेयर नहीं करोगे कैसे आएगा? फिर हर जगह कहीं टेम्परेचर करोगे, कहीं CO2 करोगे, आपको समझ में नहीं आएगा। जो करंट कंडीशन CO2 की किसके लिए लिमिटिंग? C3 के लिए, C4 के लिए? C3 के लिए लिमिटिंग है, C4 पहले से सैचुरेट हो चुके हैं। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने से आने वाले समय में किसकी पैदावार बढ़ेगी? C3 प्लांट की पैदावार आने वाले समय में बढ़ेगी। और ग्रीन हाउस क्रॉप में करके देखा भी जा रहा है। ग्रीन हाउस क्रॉप कौन सी है? टोमेटो एंड बेल पेपर। हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक से किसे डेवलप किया गया? टोमेटो, लेट्यूस एंड सीडलेस कुकुम्बर को डेवलप किया गया। तो इतने सारे एग्जाम्पल हैं। अगर आप टोमेटो को ही देखें तो कई जगह पर आपको इससे एग्जाम्पल मिलता है। माइक्रो प्रोपिगेशन आप पढ़ते हैं, मेरिस्टम कल्चर आप पढ़ते हैं। बताइए माइक्रो प्रोपिगेशन किसके लिए यूज करते हैं? बनाना, बैट, यस, बनाना, एप्पल, टोमेटो। और मेरिस्टम कल्चर, BSP, ये सब कोड भी मैंने बता रखे हैं। बनाना, सुगर केन, पोटैटो, यानी बनाना दोनों के लिए यूज किया गया। चाहे आप बात करें मेरिस्टम कल्चर के बारे में और चाहे बात करें माइक्रो प्रोपिगेशन के बारे में, दोनों जगह सवाल आपसे पूछा जाता है। प्लास्टिसिटी का सवाल भी इस बार पूछा गया था। कॉटन, कोरिएंडर, लार्केस्पर एंड बटरकप, 4 एग्जाम्पल हमारे पास है। लेकिन 2 कैटेगरी हमारे पास है। प्लास्टिसिटी ड्यू टू इन्वायरमेंट, कहां पर? बटरकप। एंड प्लास्टिसिटी ड्यू टू फेजेस ऑफ लाइफ, कॉटन, कोरिएंडर, लार्केस्पर। तो जैसे कि आज एक हम ओरिएंटेशन करें ना कि भाई क्या क्या चीजें हमारे सिलेबस में, और ये चीजें ऐसी हैं जो याद रखने वाली, तो ये हमेशा आपके रिफ्लेक्स में होनी चाहिए। और ये आ जाएगा धीरे धीरे जब हम स्टार्ट करेंगे। और जैसे मैंने कहा ना, 40 पेज पहले मैं आपको दे दूंगा, उनमें यही सारी बातें लिखी होंगी जो आपको याद करना है। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस भी आएगा। सोचिए जब पूरी एनसीईआरटी से चीजें आपको पता होंगी। मैं चैप्टर 1 पढ़ा रहा हूँ, चैप्टर 38 से सवाल पूछूंगा आपसे, JFM, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, और आप बताएंगे 1980s, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा ना। मैं पूछूंगा बताओ कि इन्वायरमेंट एक्ट, आप बताओगे 1986। तो कोई भी चैप्टर हम पढ़ रहे हो, लेकिन हम ऐसा करेंगे कि हम हर एक चैप्टर को लिंक करने की कोशिश करेंगे। एनसीईआरटी में हर एक चीज दूसरे से लिंक है। और ये ना केवल बायो में बल्कि फिजिक्स में, जो जीरो फिजिक्स है वो इसी तरीके से आपकी चलेगी। बिना कुछ पढ़ाए हुए आप सवाल करेंगे। मतलब एक अप्रोच हम डेवलप करेंगे जिससे आपका फिजिक्स का डर खत्म हो जाए। आप अभी सोच नहीं पा रहे होंगे कि कैसे ये होगा, लेकिन ये हो जाएगा। क्योंकि जो फ्रेशर बच्चा है वो कर ले रहा है।
1 घंटे की उसको एक्स्ट्रा क्लासें दी जा रही है ताकि मैथमेटिक्स का पोर्शन आपका कम। जैसे मैं आपसे पूछूं कि 25 इंटू 12 300, एक बच्चा बोला। अब ये वो बैच होता ना तो सारे बच्चे अब तक बोल चुके होते। अब ये 25 इंटू 12 अगर आपके एग्जाम में कैलकुलेशन और आप इसका कैलकुलेशन करने में लग गए तो 2 4 5 सेकंड तो लगेगा ही, नहीं लगेगा? 25 इंटू 12 लिखोगे ना, पहले इसको ऐसे लिखोगे कि 25 इंटू 12, फिर इसको कैलकुलेट करोगे, 10 सेकंड का टाइम निकल जाएगा। लेकिन अगर आपको करने का तरीका पता है कि 25 इंटू 12 अपने मन में हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड भी तो कर सकते हो। 25 इंटू 10 250, और 25 इंटू 2 50, 250 मन में कैलकुलेट कर लिया कि 300 आ गया आंसर। और ये तो बहुत छोटी सी चीज है जिसका आंसर आप नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपसे अभी 17 का या 18 का स्क्वायर पूछ लिया जाए, मतलब कि आप उसको बैठ के निकालेंगे कि 18 का स्क्वायर करते हैं। लेकिन ये सब चीजें एकदम रिफ्लेक्स में होनी चाहिए और ये सब आपको आ जाएगा। आप बस क्लास करते रहेंगे, चीजें आपको आ जाएंगी। मतलब 30 तक के स्क्वायर आपको याद हो जाएंगे। आप सोचिए कि बचपन में जितनी टेबल आपने याद की, 20 तक की टेबल सभी ने याद की होंगी। और बचपन में जो टेबल आपने याद की वो आज तक याद है आपको? नहीं। अगर आपसे कोई आज कहे कि 31 की टेबल सुनाओ या 37 की टेबल सुनाओ, नहीं आपको पता है। 17 की टेबल आप सुना सकते हो। तो बचपन में आपने इतना ज्यादा एफर्ट किया ना, इतनी आपने मेहनत की कि वो चीजें आज तक याद हैं। एबीसीडी पढ़े हुए कितने साल हो गए? 10 साल हो गए, पता ही नहीं कि कब पढ़ा था। पिछली बार कब रिवाइज किया था? पता है आपको? कभी नहीं रिवाइज किया। लेकिन वो चीज भूलती क्या? नहीं भूलती है ना, क्योंकि आपने इतनी बार उसको पढ़ा, इतनी आपने मेहनत की उस पर। तो बायो भी इसी तरह की, फिजिक्स भी इसी तरह की, केमिस्ट्री भी इसी तरह की। जितना ज्यादा आप एफर्ट करेंगे उतनी चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी। कोई बहुत कठिन चीज नहीं है। वही पेपर आप देने के बाद निकलते हैं एग्जाम हॉल के बाहर, आपको चीजें आने लगती हैं, आपको समझ में आने लगता है। बाद में आप देखते हैं कि एनसीईआरटी में देखो ये पॉइंट दिया गया था लेकिन मुझे वहां पर याद नहीं आया। कई सारे ऐसे पॉइंट होते हैं जहां पर कंफ्यूजन हो जाता है। स्टैंडिंग स्टेट, स्टैंडिंग क्रॉप आया था सवाल इस बार, है ना? अब उसमें कई सारे बच्चे, जिस बच्चे का पेपर ही मैंने सॉल्व किया था उसने भी स्टैंडिंग क्रॉप लगाया था उसका आंसर, है ना? स्टैंडिंग स्टेट पूछा गया था। अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट इन द सॉइल इज स्टैंडिंग स्टेट एंड द मास ऑफ लिविंग मैटर एट ईच ट्रॉफिक लेवल इज कॉल्ड स्टैंडिंग क्रॉप। अगर आपने पढ़ते समय इन दोनों, और ये दोनों चीजें तो एक ही चैप्टर में दी गई हैं, लेकिन अगर आप इनको कंपेयर नहीं करेंगे, व्हाट इज बायो मैग्निफिकेशन, व्हाट इज बायो प्रोस्पेक्टिंग, व्हाट इज बायो एनर्जेटिक्स, व्हाट इज बायो टेक्नोलॉजी, है ना? ऐसे कितने सारे टर्म आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं। और अगर आप इनको सही तरीके से नहीं समझेंगे तो ना तो आपको बायो मैग्निफिकेशन समझ में आएगा, ना बायो प्रोस्पेक्टिंग समझ में आएगी, ना एक बायो फोर्टिफिकेशन पूछा गया था। बायो फोर्टिफिकेशन का सवाल था इस बार। तो हर साल एक सवाल आता है, बायो टेक्नोलॉजी, बायो फोर्टिफिकेशन, बायो मैग्निफिकेशन, बायो फोर्टिफिकेशन, बायो एनर्जेटिक्स। बायो एनर्जेटिक्स सुना है कभी? कहाँ पे है? बायोमोलिक्यूल में एनसीईआरटी दे रखा है, लेकिन अगर आपने कभी ध्यान से एनसीईआरटी को पढ़ा ही नहीं तो आपकी समझ में नहीं आएगा। तो जितने भी ऐसे एक जैसे टर्म है, जैसे स्टैंडिंग क्रॉप, स्टैंडिंग स्टेट हो गए, जहां पर हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चों ने गलती की हो, तो ये सारी चीजें हमें कंपेयर करते हुए चलनी है। तो मतलब प्लान तो हम लोगों ने इसी तरीके का बना रखा कि कंप्लीट थ्योरी, कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन, लेकिन स्पीड थोड़ी सी ऐसी रखेंगे ताकि हम जो प्लान एक करें कि 5 महीने में आपका सिलेबस कवर हो। अगर वो कवर हो गया तो अगले 5-6 टाइम हम रिवीजन कर सकते हैं, जो बाकी हमारे पास 2 महीने का टाइम बचा रहेगा। क्योंकि अभी तो हम यही मान के चलेंगे कि आपका जो एग्जाम होगा ये मई में ही होगा। ठीक है? अगर आप लोगों के कोई सजेशन हो तो बता सकते हैं कि सर ऐसा किया जाए तो और इफेक्टिव हो सकता है, तो सजेशन भी आप दे सकते हैं। अगर आपको कुछ लगता हो कि ऐसा और करना चाहिए, मैंने तो प्लान कर रखा और धीरे धीरे हम चीजों को और भी इंप्रूव करेंगे और बेहतर करेंगे। आपके मन में अगर कुछ हो तो आप भी बता सकते हैं कि सर कुछ ऐसा किया जाए तो और इफेक्टिव हो सकता है। कोई सवाल हो आपके दिमाग में? हम्म। कोई कुछ पूछना चाहता है? कोई मन में सवाल हो किसी चीज को लेके? आपकी टाइमिंग का हो गया, सिलेबस की बात हमने कर ली, और टॉपिक के बारे में सिलेबस बताने की जरूरत तो है नहीं आपको। नॉर्मली क्या होता है, जब भी कोई बैच स्टार्ट होता है तो मैं पूरा सिलेबस बताता हूँ कि पूरे 10 यूनिट, 38 चैप्टर, क्या क्या चीजें पढ़नी। लेकिन आप सभी लोग रिपीटर हैं, आपने अच्छा स्कोर किया है, तो ऐसा कुछ बताने की जरूरत मुझे अलग से नहीं है। बस मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या चीजें हम चेंज कर रहे हैं। जो आपकी अल्टरनेट क्लासेस चलती थी अब वो डेली क्लासेस आपकी चलेंगी। 2.5 घंटे की जगह पर 1.5 घंटे की क्लास होगी। डाउट सेशन आपके होंगे हर एक क्लास के बाद में।
जो भी आपके डाउट हो उन डाउट को आप पूछ सकते हो, और ऐसा नहीं कि डाउट केवल उसी चैप्टर से रिलेटेड है, ये डाउट आपके किसी भी चैप्टर से हो सकते हैं। मतलब बायो में मैं चैप्टर 1 आपको पढ़ा रहा हूँ, आपका मन है चैप्टर 20 का सवाल पूछने का, आप लाके पूछ सकते हैं। 38 चैप्टर में से कहीं से भी कोई सवाल आप पूछ सकते हैं। जीरो फिजिक्स में तो मिसलेनियस ही चलेगा, उसमें तो पूरी फिजिक्स में से कोई भी सवाल आपको करा दिया जाएगा। बात समझ में आ गई ना? स्पीड थोड़ी सी हम लोग इसमें ज्यादा रखेंगे, इसलिए अगर आपके कॉन्सेप्ट आपको लगता है कि आपको थोड़ा स्पीड में पढ़ना चाहिए, तो उसके लिए फिर अलग 2 बैच अभी चल रहे हैं। 28 तारीख से तीसरा बैच स्टार्ट हो रहा है, आप उसमें कर सकते हैं, क्योंकि इसमें स्पीड थोड़ी सी हम ज्यादा रखेंगे। जो नॉर्मल बैच में हम मान के चलिए कि 2 क्लास में कवर करते हैं, उसको इस बैच में हम 1 क्लास में कवर करेंगे। क्लियर है बात? अब कोई अगर डाउट हो आपके दिमाग में या कुछ सजेशन आप देना चाहते हैं, यहाँ नहीं दे सकते हैं, क्लास के बाद में फिर मैं मिलूंगा, वहां पे आप बता सकते हैं। ठीक है? तो मतलब जो एक चेंज हम लोगों ने स्टार्ट किया है इस बार, मतलब ऑफलाइन में तो एक बड़ा ही चेंज है इस बार के लिए। इंडिविजुअल बायो को खत्म करके जो हम एक फुल का कॉन्सेप्ट ला रहे हैं, ये आपके बेनिफिट के लिए भी है, हमारे बेनिफिट के लिए भी है। क्योंकि 2.5 घंटे की जो क्लास होती थी फिजिक्स की, खास तौर से अगर आप सोचो, तो 2.5 घंटे की क्लास में घंटे के बाद कुछ समझ में बताइए आपको कि फिजिक्स 2 घंटे पढ़ने के बाद फिर ऊपर से निकलने लगता कि सर अब बहुत हो गया, अब रहने। तो ये 1.5 घंटे की जो में इफेक्टिवनेस भी ज्यादा हो जाएगा। फिर आधे घंटे का बफर टाइम है, उसमें आप पानी वानी पीजिए, क्वेश्चन वोश्चन पूछिए, रिफ्रेश होके फिर से क्लास स्टार्ट हो गई। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मतलब देखो, पिछले 10 साल की अगर हम बात करें, साल में हजारों को पढ़ाया, हजारों बच्चे सेलेक्ट हुए, हर एक मेडिकल कॉलेज में 1-2 बच्चे पहुंच गए, एजेंसी में 100-150 बच्चे पढ़ाए हुए। लेकिन एक जो कमी लगती है ना कि एक बड़ी रैंक, बहुत खुश हो जाते हैं, फोटो खिंचा, लेकिन बड़ी रैंक, मतलब ये एक टीस है अंदर की, अगर हम कर रहे हैं, जब बिहार के यहाँ पढ़ना चाहता है बच्चा, ये कहां से, आप कहां से, हरियाणा से बच्चा अगर यहाँ पे आ रहा है कुछ समझ के सर की बायो में अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो फिर बड़ा रैंक क्यों नहीं ला पा रहा है बच्चा? फर्स्ट रैंक यहाँ से क्यों नहीं आ रही, वो कोटा से क्यों आती है? उसका क्या रीजन है? क्योंकि यहाँ पे हम केवल बायो पे एफर्ट लगा रहे हैं, हम फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एक साथ एफर्ट लगा ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन ये जो हमने स्टार्ट किया, इसमें हम एक साथ आपके ऊपर एफर्ट करेंगे। पूरा डिजिटल आपका एक कार्ड आपको मिलेगा, डिजिटल कार्ड, उस पर आपकी अटेंडेंस होगी डेली बेसिस पर, यानी आप हफ्ते में या पूरे महीने में कितनी क्लास करते हैं उसका डेटा हमारे पास रहेगा। आप कितनी क्लास मिस करते हैं हमें पता रहेगा। आपका टेस्ट होगा, उसमें टेस्ट में हमें पता रहेगा आपका कौन सा पोर्शन वीक है। इस पे हम काम करेंगे माइक्रो लेवल पे, जिस तरीके से कोटा में सिस्टम चलता है कि आपका क्या पोर्शन वीक है, उस पोर्शन पे हमने काम किया। आपको किसी बच्चे का हो सकता है केमिस्ट्री और बायो ज्यादा अच्छा हो, फिजिक्स में थोड़ा सा वीक है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा क्लास कुछ लगा दी गई कि भाई तुम आके ये टॉपिक पढ़ो, हमारे एक टीचर बैठ के तुमको पढ़ा रहा है। किसी बच्चे का हो सकता है केमिस्ट्री और फिजिक्स अच्छा लेकिन बायो में कमजोर है, तो बायो में टीचर लगा दिया गया, तुमको बैठ के रटाएगा कि तुम इसको याद करो। मतलब अब ये हमारी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि बड़ा डिसीजन हमने भी लिया है, और ऐसी कोई उम्र नहीं हो गई थी कि, है ना, ये चेंज करना जरूरी था। लेकिन ये इसलिए कर रहे हैं ताकि मतलब एक बड़ी रैंक आई, और ये मतलब बच्चे के लिए भी थोड़ा सा बेहतर ही है। वरना क्या होता कि अभी क्लास चल रही तो बच्चे का दिमाग लगा कि अभी दूसरी क्लास में जाना है, बैग लेके भागना है। यहाँ पे ये होता कि अभी बायो की क्लास 9-10 अगर 11 बजे भी चलती तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगली क्लास आपकी यहीं पे होनी है। तो केमिस्ट्री क्लास 11 बजे पर 11:15 पे स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। केमिस्ट्री वाले सर नहीं आए तो दूसरी क्लास भी बायो की हो गई आपकी, इस तरीके से चलेगा। मतलब आपका टाइम कहीं वेस्ट होना ही नहीं है। नॉर्मली क्या होता है, बायो क्लास आप करने के लिए, कभी मेरी तबीयत खराब हो गई, छुट्टी आज। अब आपका मूड तो खराब हो गया बहुत ज्यादा, नहीं कि हम रूम से यहाँ तक आए, मैसेज भी नहीं किए सर, और क्लास बंद कर दिए। आप भले ना आए किसी दिन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर सर नहीं आया तो आपका मूड बहुत खराब होता है ना? तो अब ये सारी प्रॉब्लम भी इससे दूर हो जाएंगी। तो बड़ा चेंज इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि अब बड़े रैंक की जरूरत है, और उतना एफर्ट हम आपसे भी करवाएंगे, है ना? मतलब आप ये मत सोचिए कि आप अपने हिसाब से करेंगे। मतलब इसमें बहुत सारी चीजें जो हमारे हिसाब से आपको करनी पड़ेंगी, याद करनी पड़ेंगी। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक टीचर आएगा क्लास में और सबसे पूछना ही शुरू करेगा। मतलब बायो में मैंने किसी को भी भेज दिया कि चलो आज सबसे जाके सुनो केवल, तो उतना आपको सबको याद भी होना चाहिए। मतलब एक नया तरीका है, सुपरस्टार बैच ऐसी थोड़ी ना नाम दिया है। मतलब इसमें अगर हम
150 बच्चों को एडमिट करेंगे तो हम ये कोशिश करेंगे कि पूरा का पूरा बैच सेलेक्ट हो। मतलब एक हम ऐसा इतिहास बनाएंगे इसमें, है ना, कि जितने बच्चे हम एडमिट करेंगे अगले साल से ये होगा कि इस बैच में जिसका एडमिशन हो गया, समझ लो मेडिकल कॉलेज पहुंच गए, है ना। तो इस तरह का कुछ हम करना चाह रहे हैं, और ये आपके बिना तो मुमकिन नहीं हो सकता है। मैं कितना भी जान निकाल दूं, लेकिन क्या मेरे अकेले करने से हो जाएगा? नहीं होगा ना, आपको भी काम करना पड़ेगा। तो एक नए जोश के साथ, एक नई एनर्जी के साथ शुरू करते, जो भी आपका स्कोर रहा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अब हमें आगे क्या करना है, इससे बहुत फर्क हमें पड़ता है। तो जितनी एनर्जी हम लगाएंगे, जितनी एनर्जी आपके टीचर आपके लिए लगाएंगे, उतनी एनर्जी आपको भी लगाने की जरूरत है। और ऐसा नहीं कि बायो में ही कुछ अच्छा हम कर रहे हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री भी आप करेंगे ना, एक हफ्ते आप क्लास करेंगे, उसके बाद आप कहीं से भी पढ़ के आए हो दुनिया से, आपको लगेगा कि सबसे बेहतर चल रहा है। और नहीं चला तो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मेरी पूरी जिम्मेदारी। आप आके बताइएगा, हर एक टीचर का फीडबैक, मेरा भी फीडबैक होगा, ऐसा नहीं कि मेरा कोई फीडबैक नहीं होगा, है ना, कि मैं ही सबसे बेहतर हूँ। भाई हो सकता है कि मेरे अंदर भी कमियां, उन कमियों को हम दूर करें। जैसे एक पहले क्या होता था, जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था तो क्लास में मैं एकदम ऐसे पढ़ाता था, मतलब बिना मुस्कुराए हुए, मतलब कोई मुस्कुराहट नहीं, और क्लास में कोई मुस्कुरा नहीं सकता था, है ना, एकदम। लेकिन धीरे धीरे स्टाइल में चेंज किया गया, है ना। पहले इतना इंटरेक्शन भी नहीं होता था, अब हम इंटरेक्ट भी कर रहे हैं, तो चीजें समय के साथ बदल रही हैं। अगर आपको लगता है तो एक हफ्ते में, एक 15 दिन में, महीने भर में हर एक टीचर का एक फीडबैक लिया जाएगा। आपको एक पर्ची मिलेगी, एक स्लिप मिलेगी, उस पे आपको अपना नाम भी नहीं डालना है कि मतलब आपने मेरे बारे में कुछ लिख दिया तो हमने आपको बाद में बुलाया ऑफिस में कि क्या तुम बहुत उड़ रहे हो। तो ऐसा भी कुछ नहीं होगा, आपको नाम भी नहीं डालना, आपको सीधे फीडबैक देना है टीचर के बारे में। टीचर कैसा पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन किस तरीके से करा रहे हैं, कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं आपसे, क्वेश्चन आप पूछने जाते हैं तो उनका बिहेवियर कैसा रहता है। 21 तरह के सवाल हमने तैयार किए हैं, आप उनका फीडबैक देंगे। अगर किसी टीचर का फीडबैक 60% से अगर कम आया, मतलब 60% बच्चे अगर कह रहे हैं ठीक है, तभी वो टीचर ठीक है। अगर उससे कम बच्चे कह रहे हैं तो यानी वो टीचर ठीक नहीं है। तो ये फीडबैक सभी टीचर्स के लिए होगा। बाकी अगर कोई भी समस्या है, कभी भी फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, आप डायरेक्टली आके मुझसे बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि फिजिक्स वाला या केमिस्ट्री वाला कोई भी टीचर ऐसा है जिसके बारे में आपको लगता है कि नहीं कुछ गड़बड़ है, तो आप मुझसे आके बोल। मेरे बारे में कोई कमी है तो मुझसे बोलने में डरोगे ना, तो दूसरे टीचर से आप बोल दो। हाँ, या मुझसे बोल सकते हो, ऐसा कोई थोड़ी है कि कोई डरने वाली बात थोड़ी है ना। ऐसे पढ़ो कि सब समझो कि आपका छोटा भाई पढ़ा रहा है आपको, है ना। कोई इतनी बहुत ज्यादा उम्र तो हो नहीं गई है ना। तो कोई ऐसी डरने वाली बात भी नहीं, मतलब हम लोग एकदम ऐसे कि एक फैमिली की तरह हम लोग, है ना, कि आप यहाँ पे पढ़ने अपने घर से बाहर इतनी दूर आए हैं रहने के लिए, तो आप ये समझिए कि आप हमारी फैमिली की तरह हैं। ये इंस्टीट्यूट आपकी फैमिली है, यहाँ पे आपके गार्जियन हम ही हैं, आपके मम्मी पापा भाई बहन सब हम ही हैं। आप हर एक चीज आप शेयर कर सकते हैं। पढ़ाई से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपकी है, टीचर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, किसी भी तरह की कोई दिक्कत है, आप अपने टीचर से शेयर कर सकते हैं। समझ रहे हो ना, मतलब यहाँ पे तो आप घर छोड़ के चुकी हैं, तो यहाँ पर आपकी फैमिली हम ही हैं। तो आप हर एक चीज शेयर कर सकते हैं, कोई डरने या घबराने की बात नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, कोई चीज पूछोगे तो डांट ही तो पड़ सकती है, तो मम्मी पापा भी तो डांटते ही घर में ना, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, मार पड़ेगी नहीं। घर में तो सूत भी दिए जाते होंगे, है ना। मम्मी चप्पल से और पापा बेल्ट से सूते होंगे कभी ना कभी, है ना। तो यहाँ पर वो भी डर नहीं है। तो मतलब पढ़ाई को ये भी हमें इंजॉय भी करना है, ऐसा नहीं कि बर्डन लेके पढ़ना है। पढ़ाई को जब आप इंजॉय करोगे ना, तो और बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगी। ऐसा नहीं कि घर वालों ने भेज दिया और हमें पढ़ना है, कोई प्रेशर यहाँ पे नहीं रखेंगे, क्योंकि एक प्रेशर तो वैसे ही पहले से है। कौन सा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है, एक एटमॉस्फेयर का प्रेशर तो वैसे ही लग रहा है। फिर मतलब पढ़ाई का प्रेशर भी ले लिए, फिर एग्जाम का प्रेशर ले लिए, फिर इतना प्रेशर हैंडल नहीं कर पाओगे। तो एकदम रिलैक्स होके, कूल माइंड होके, खुश होके पढ़ाई करें, पढ़ाई को इंजॉय करें। जब कोई नई बात सीखें तो अपने आप को कहें कि अरे वाह बेटा, बहुत बढ़िया बात तुमने सीख ली। आज आप आए यहाँ पर, कुछ बातें तो सीखी होंगी, एक दो बात तो नहीं पता चली होंगी। कोई बात नहीं पता थी, 4.2 से लेकर 6.1 ही सीख गए आप। या आप ये समझ गए कि एनिमल में 4 तरह के टिश्यू, प्लांट में 2 तरह के टिश्यू, कुछ कंपेयर करना आप सीख गए। डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम के 2-2 पार्ट होते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 पार्ट होते हैं, है ना, इम्यून सिस्टम के 4 पार्ट होते हैं।
इसके अलावा इस एक्सरेटी सिस्टम के 4 पार्ट होते, तो ये बातें जब सीखेंगे ना, कंपेयर करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो बस एक नई एनर्जी के साथ, एक नए जोश के साथ शुरू करना है कि 2022 में कुछ बड़ा करना है। अब हमें कल सेलेक्ट नहीं होना है, अब हमें एक बड़ी रैंक लेके आनी है। अगर कोई बच्चा 720 ला सकता तो हम क्यों नहीं ला सकते? क्या हम किसी से कम हैं? नहीं कम है ना। इन कुछ ना कुछ कमियां हमारे अंदर है, बस उन कमियों को हम दूर करेंगे। तो जितना भी एफर्ट हो सकता हम करेंगे, लेकिन आपके बिना कुछ भी संभव नहीं है। मेरे साथ में आपको भी काम करना पड़ेगा। अगर मैं एक बात आपको बताऊं तो 2 बात आपको भी पता होनी चाहिए, या कम से कम उतना तो पता ही होना चाहिए जितना आपको पढ़ाया जाए। उतना आप जरूर करते रहिएगा। मैं ये नहीं चाहता कि आपको आगे की चीजें पता हो, लेकिन आपको इतना जरूर होना चाहिए कि जितना पढ़ाया जाए उतनी चीजें आपको जरूर बताऊं। ठीक है? तो बाकी कोई डाउट होगा तो आप क्लास के बाद मिल लीजिएगा।